आपने नोटिस किया है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। देश वही है, सिस्टम वही है, लेकिन रिलेशनशिप्स, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल प्रायोरिटीज सब कुछ नई दिशा पकड़ रहे हैं। और इसी बदलाव के बीच एक डील जो पूरे 20 साल से अटकी हुई थी, एक दिन अचानक न्यूज में दिखती है कि इंडिया और यूरोप ने फाइनली एक हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन कर दी है। सच बताऊं, ये डील ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल दबाव, कुछ इकोनॉमिक रिस्क और कुछ ऐसे इंटरेस्ट्स जो किसी हेडलाइन में कभी नहीं दिखते। आज की वीडियो में हम इस डील को लेयर बाय लेयर समझेंगे। कौन जीता, कौन हारा, इंडिया को क्या मिला, यूरोप को क्या मिला, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और आने वाले 10-20 साल में ये डील इंडिया को कहां ले जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप इंडिया के पास आया क्यों। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते। यहाँ परमानेंट सिर्फ एक चीज होती है और वो है इंटरेस्ट। और अभी के समय में यूरोप को इंडिया की जरूरत है। साफ, प्रैक्टिकल, बैडली जरूरत। अब सवाल है क्यों। इसके 3 बहुत बड़े रीजंस हैं और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। पहला कारण, यूएस का प्रेशर। यूएस की करंट पॉलिसी सिंपल है, या तो उनकी तरह चलो या फिर खुद रास्ता ढूंढो। टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं और यूरोप समझ चुका है कि वो अकेले इस प्रेशर को झेल नहीं सकता। उन्हें एक स्टेबल, डेमोक्रेटिक, नॉन एग्रेसिव पार्टनर चाहिए और वो मिला इंडिया में। दूसरा रीजन, चाइना पर भरोसा नहीं। कोविड के बाद यूरोप को फाइनली समझ आया कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग को बिजनेस नहीं, एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह यूज करता है। सप्लाई चेन एक दिन में बंद हो सकती है और डिपेंडेंसी एक दिन में खतरा बन सकती है। यूरोप ने फैसला कर लिया, अब चाइना नहीं, कुछ नया चाहिए, कुछ डिपेंडेबल, कुछ लॉन्ग टर्म, और वो मिला इंडिया में। तीसरा रीजन, रशिया का रास्ता बंद। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के साथ कोई नई पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं। यूरोप खुद फ्रंट लाइन पर खड़ा है। तो अब यूएस, चाइना, रशिया, इन तीनों से हटकर सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी बचती है, इंडिया। अब समझते हैं कि ये डील इतनी बड़ी क्यों है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। ये डील अफेक्ट करती है करीब 2 बिलियन लोगों को, पूरी दुनिया की 25% जीडीपी को और इंडिया के ग्लोबल ट्रेड फ्यूचर को। एक्सपर्ट्स पहले ही कह रहे हैं ये इंडिया की अब तक की सबसे ताकतवर ट्रेड डील है। अब सवाल ये कि इंडिया को इससे क्या मिला। सबसे बड़ी चीज, यूरोप ने इंडिया के 99.5% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स जीरो कर दिए। मतलब जो प्रोडक्ट्स पहले 4, 10 और कई बार 26% तक ड्यूटी देते थे, अब यूरोप में उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, लेदर गुड्स को, फुटवेयर को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, सी फूड और प्रोसेस्ड फूड को। $30 अरब का एक्सपोर्ट अब बिना अतिरिक्त कॉस्ट के यूरोप में जा सकेगा। लेकिन ट्रेड में दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। इंडिया ने भी यूरोप के प्रोडक्ट्स पर काफी टैरिफ्स कम किए हैं। इसका मतलब ये चीजें इंडिया में सस्ती होंगी। चॉकलेट्स, पास्ता, ब्रेड, ऑलिव ऑयल, वाइन्स, बियर, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स और यस, इंपोर्टेड कार्स। और यहीं से भारत का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या मर्सिडीज अब होंडा सिटी के रेट में मिलेगी? नहीं, ये आधा सच है, आधा मिथ। असली गेम है सीबीयू और सीकेडी। सीबीयू मतलब कार पूरी बनी हुई बाहर से आती है। इन पर पहले 110% तक ड्यूटी लगती थी। अब ये धीरे धीरे घटकर 10% तक आ सकती है। तो रोल्स रॉयस, पोर्शे, बेंटली जैसी लग्जरी कार्स वाकई सस्ती होंगी। लेकिन सीकेडी, जिनके पार्ट्स आते हैं और असेंबली इंडिया में होती है, जैसे ऑडी A4, BMW 3 सीरीज, मर्सिडीज C क्लास, इन पर पहले ही सिर्फ 15% ड्यूटी थी। तो इनकी कीमतों में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। ईवी कार्स पर अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया अपनी ईवी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्विक समरी, अल्ट्रा लग्जरी कार्स सस्ती होंगी, मिड रेंज यूरोपियन कार्स लगभग सेम, ईवी अनचेंज्ड, कोटा लिमिटेड और सोशल मीडिया का हाइप काफी गलत है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन पर। इस डील के बाद सबसे तेज उछाल टेक्सटाइल और सी फूड सेक्टर में आया। कुछ स्टॉक्स 9 से 12%, कुछ 15 से 19% तक जंप कर गए। फार्मा और केमिकल्स में मिक्स्ड रिएक्शन है। इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा।
ऑटो स्टॉक्स दबाव में आए हैं क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यूरोपियन कार सस्ती होंगी। लिकर कंपनीज भी प्रेशर में है क्योंकि यूरोपियन वाइन और विस्की अब लो प्राइस कंपटीशन बनेंगी। अब बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शन की और खासकर अमेरिका की। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने सीधा कमेंट किया, यूरोप अपने ही खिलाफ वॉर को फंड कर रहा है। लॉजिक सिंपल है, इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है और यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। सो इनडायरेक्टली पैसा रशिया तक जा रहा है। ट्रंप इस डील से बिल्कुल खुश नहीं है। अब असली नुकसान किसका है? चाइना का। यूरोप ओपनली कह चुका है, इंडिया इज मोर रिलायबल देन चाइना। सप्लाई चेन धीरे धीरे चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट होगी और ये कमिंग डेकेड में चाइना को बहुत हर्ट करेगा। अब बात इंडिया के नेक्स्ट 10 इयर्स की। एनालिस्ट्स का मानना है जीडीपी में 1 से 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ आ सकती है। $100 अरब तक एफडीआई आ सकता है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को यूरोप में इजी एंट्री मिलेगी और इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप पर एक मेजर पोजीशन हासिल कर सकता है। एक चैलेंज जरूर है, CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर डालेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच इसका सोल्यूशन एक्टिवली खोजा जा रहा है। अब आखिरी बात, ये डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये ग्लोबल सिग्नल है कि इंडिया अब दुनिया में ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बन चुका है। यूरोप को नया पार्टनर मिला, इंडिया को मैसिव अपॉर्चुनिटी मिली, चाइना को झटका लगा, अमेरिका अनईजी है और इंडिया का सपना विकसित भारत 2047 थोड़ा और करीब दिख रहा है। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, कौन सा इंडियन सेक्टर इस डील के बाद सबसे तेज ग्रो करेगा? टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग या कोई हिडन जेम? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।